औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, welcome to all. आज हम बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं और हमारा आज का जो मौजू है द फर्स्ट गल्फ वार एंड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आज के इस मौजू के हवाले से हम जो इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, पहले हम इराक और कुवैत के मैप्स पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इराक और कुवैत की लोकेशन क्या है और ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहाँ पे शुरू हुआ है। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका दुनिया में वाहिद सुपर पावर की हैसियत से रहा। इसकी हेजेमनी इंटरनेशनल सतह पर डेवलप हो रही थी। इन अगस्त 1990 में इराक ने उस वक़्त गल्फ रीजन में अमन को डिस्टर्ब किया जब उसने कुवैत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इराक से अपील की कि वो कुवैत को लिबरेट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोएलिशन फोर्सेस ने कुवैत को आज़ादी दिलवाई, जिसका मैंडेट उन्हें यूएनओ से मिला। तो जो लड़ाई वहाँ पे हुई उसको फर्स्ट गल्फ वार के नाम से जाना जाता है। और जो ऑपरेशन वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस और बाकी इत्तेहादियों की जानिब से हुआ उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। पहले हम देखना चाहेंगे इसके वजूहात क्या थे। अगर हम हिस्टोरिकल स्प्लिट पर बात करें, पहली जंग अजीम से पहले कुवैत एक खुद मुख्तार यूनिट इराक का तस्वर किया जाता था, लेकिन बरतानिया रूल के तहत 1922 में इराक और कुवैत दो सेपरेट ममालिक इमारत के नाम से जाने जाते थे। इराक ने ऑफिशियली कुवैत को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से कबूल नहीं किया और न उनको कभी रिकॉग्नाइज किया। इराक कुवैत का मकरूज था, हालांकि कुवैत ईरान इराक जंग के दौरान इराक का साथी था। इराक पर अरब ममालिक का भी कर्जों का बोझ था और जिसमें कुवैत के ही 14 बिलियन डॉलर्स थे। उस सिलसिले में इराक ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया ताकि वो ये कर्जा चुका दें थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नोन एज ओपेक OPEC। लेकिन कुवैत ने प्रोडक्शन में इंक्रीज किया और कीमतों में कमी की। उसका मतलब ये है कि इराक को कुवैत ने काउंटर किया। इराक ने कुवैत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तिरछी ड्रिलिंग से कुवैत के हमसाया जो इराक के ऑयल फील्ड्स आते हैं उनसे तेल निकालता था। इराक ने यह भी कहा कि ईरान पर उसके हमले कलेक्टिव सर्विसेज थी तमाम अरब ममालिक की जानिब से, क्योंकि वो अरब ममालिक के मफादात में वो जंग थी और उस लिहाज से अब अरब ममालिक को इराक का कर्जा माफ़ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सदाम हुसैन ने इराकियन प्रेसिडेंट ये भी कहा कि बरतानी साम्राज्य के दौरान कुवैत को इराक से कट किया गया, जो कि इराक की एक प्रोविंस थी। आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन के रूह से इराक ने इसको इस अंदाज में जस्टिफाई किया कि ये अरब नेशनलिज्म की जानिब इकदामात हैं, क्योंकि उसने कहा कि इराक और कुवैत के दरमियान जो बॉर्डर खींची गई है 1922 में बरतानिया कब्जे के दौरान बाय सर पर्सी कॉक्स, उसको उसने कबूल करने से इनकार किया और कुवैत पर कब्जा ग्रेटर अरब यूनियन की जानिब एक कदम की हैसियत से उसने जतलाया। पहला इंतिफादा अपराइजिंग फलस्तीनियन की जानिब से उस वक़्त बहुत तेज़ तरारे अंदाज में चल रही थी। सदाम हुसैन ने अपने को इसराइल और USA के
مخالف کی حیثیت سے پیش کیا تاکہ وہ عرب ممالک میں ہمدردی حاصل کر سکے۔ جہاں تک ملٹری ایڈز کی بات ہے، یو ایس اے نے ایران عراق جنگ کے دوران ایران کو بہت حد تک مدد کی۔ صدام حسین نے انٹیلیجنس کے فیلڈ میں نون ایز بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس یو ایس اے سے بہت مدد حاصل کی، اکانومک ایڈز بھی حاصل کی، ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے اس نے حاصل کی تاکہ اپنے ملک میں اقتصادیات کو بڑھایا جائے، اور آئل پائپ لائنز لگانے کی خاطر بھی اس نے امریکہ سے امداد حاصل کی۔ تو گلف وار، اس کا کوڈ نیم آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ، یہ آپریشن عرب ممالک میں ٹروپس فوجی جماؤ کا نام تھا جو کہ سعودی عربیہ کے ڈیفنس میں کیا جا رہا تھا، اور آپریشن ڈیزرٹ سٹارم ایک اس کا کمبیٹ فیز ہے۔ آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ 2 اگست 1990 میں شروع ہوا اور 15 جون 1991 تک رہا۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم 15 جنوری 1991 میں شروع ہوا اور 28 فروری 1991 میں اختتام کو پہنچا۔ یہ آپریشن کوائلیشن فورسز کی جانب سے لڑا گیا۔ اس آپریشن میں کوئی 35 ممالک نے حصہ لیا، اصل میں آئل پرائسنگ اینڈ پروڈکشن ڈسپیوٹ سے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپریشن ڈیزرٹ سٹارم، یا ہم یہ کہیں اس گلف وار کو ہم ٹائم لائن کے وساطت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ادھر، اگست 2 1990 کو عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ کوئی 12 گھنٹوں میں ساری ریزسٹنس وہاں پر اختتام کو پہنچی۔ جو رائل فیملی کویت کی تھی، جس میں امیر اور باقی منسٹرز تھے، وہ سب سعودی عربیہ چلے گئے۔ 2 دن کے اندر اندر کویت کی بہت ساری آرمی بھی عرب ممالک چلی گئی۔ بین الاقوامی سطح پر اس عراق کی کارروائی کو مذمت کی گئی۔ کویت اور امریکن ڈیلیگیشن نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جانب رجوع کیا۔ انہوں نے ریزولوشن 660 کے تحت عراق سے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ کویت سے اپنے فوجیوں کو نکالیں۔ اگست 3 1990 میں عرب لیگ نے ایک ریزولوشن پاس کی۔ اس کی وساطت سے صدام حسین کو کہا گیا کہ آپ اپنے فوجیوں کو کویت سے نکالیں، اور یہ کال بھی دی کہ یہ مسئلہ سارا کا سارا عرب لیگ کے تحت ہی سلجھایا جائے گا۔ اور اگست 6 1990 میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی، ریزولوشن 661۔ اس کے روح سے عراق پر اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں۔ اگست 7 1990 کو یو ایس فوج سعودی عربیہ کی جانب بڑھی، اور مقصد ان کا کیا تھا؟ تاکہ عراق سعودی عربیہ پر حملہ نہ کرنے پائے، اور اس کاروائی، اس آپریشن کو آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ کا نام دیا گیا۔ بالکل اس کو کہا گیا کہ یہ ڈیفینسو میجر ہے اور سعودی عربیہ کو مدد کرنے کی خاطر ہے، کیونکہ سعودی عربیہ یو ایس اے کا پرانا ساتھی رہ چکا ہے۔ اگست 8 1990 کو عراق نے کویت کو ایک پروونس جتلایا، اور اس کا ایک حصہ بصرہ کے ساتھ اور باقی ماندہ 19th پروونس آف عراق قرار دیا گیا۔ اسی روز یو ایس نیوی نے 2 نیول بیٹل گراؤنڈز موبلائز کیے، دا ایئرکرافٹ یو ایس ایس ڈیوڈ ڈی ایسن ہاور اور یو ایس ایس انڈیپینڈنس اینڈ دیئر اسکارٹس بحیرہ فارس میں۔ 48 یو ایس ایئر فورسز F-15 سعودی عربیہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے سعودی، کویت اور عراق بارڈرز ایریاز کو کور کیا تاکہ عراق کوئی کارروائی وہاں پہ نہ کرنے پائے۔ ملٹری بلڈ اپ کے لحاظ سے یہ سارا کا سارا کیا گیا۔ کوئی 5,43,000 فوجی جماؤ وہاں پہ ہوا۔ نومبر 29 1990
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 678 पास की। उसके रूप से इराक को डेडलाइन दी गई जनवरी 15, 1991 कि इस तारीख तक वो कुवैत से निकल जाए, जैसा कि रेजोल्यूशन 660 में कहा गया था। 10 अप्रैल 1990 में इराक ने एक प्रपोजल तैयार किया कि वो कुछ शराइत पर कुवैत से निकलना चाहता है, जिसमें यह था कि तमाम बैरूनी फौजें इस रीजन को छोड़ दें, और उसने कुवैत मसले को फ़लस्तीन और इसराइल के साथ रिलेट किया। लेकिन अब तक फरात में बहुत पानी बह चुका था। प्रेसिडेंट बुश ने इसको डेड ऑन अराइवल कहा, उसने इसको रिजेक्ट किया एज क्रूअल हॉक्स। उसने कहा ये जुल्म का मजाक है, बल्कि जस्टिफाई किया इस वार को। और इस जस्टिफिकेशन में क्या कहा गया? वायलेशन ऑफ कुवैती टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये कुवैत की सालिमियत के खिलाफ है। और दूसरा कि सऊदी अरबिया की हिमायत में जो उसका लॉन्ग टर्म एलाई और वहाँ पर जो ऑयल सप्लाईज उनको मिलती है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये भी कहा गया कि इराक की जानिब से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, और यहाँ तक ये ब्लेम भी लगाई गई कि उसके वो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम इराक के पास बिल्डअप करना है। और बहुत कुछ कहा गया दिस एंड दैट, कि वहाँ लूट हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों के साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई। उस लिहाज से लिटरेचर तकसीम किया गया, मीडिया का इस्तेमाल किया गया, फौजियों को बुकलेट्स फराहम की गई, और अवाम में भी लिटरेचर फराहम किया गया कि किस तरह से सद्दाम हुसैन इराक में और कुवैत में जुल्म कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, मीडिया कवरेज उसको दी गई, जंग के बाद एक बाशिंदे ने कहा द होल थिंग वाज वायलेंस फॉर द सेक ऑफ वायलेंस, डिस्ट्रक्शन फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन सदर बुश ने इराकी सदर सद्दाम हुसैन का मवाजना हिटलर के साथ किया। जनवरी 12, 1991 यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस ने मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने के इख्तियार दिए कि इराक को कुवैत से बाहर निकाला जाए। सेनेट में 52 में से 47 वोट उसके हक में मिले, और हाउस में कोई 250 वोट्स में से 183 वोट्स उसके हक में मिले। जनवरी 15, 1991 ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बन गया। जनवरी 16, 1991 में क्या हुआ? कोalition ऑफ फोर्सेस वर फॉर्म, कोई 34 ममालिक पर मुश्तमिल एक कोalition बना ली गई। सिर्फ यूएसए ने उसमें 73% जो टोटल बनता है उसमें फौजी जमाव यूएसए की जानिब से था। नॉर्मैन शोल्स्कोप जूनियर को उसका कमांडर बना लिया गया, और उसी रोज जनवरी 16, 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया गया। पहले हवाई बमबारी की गई जो कोई 42 दिनों तक लगातार जारी रही। डे एंड नाइट कोalition फोर्सेस ने कोई 1 लाख हमले किए, 100,000 सॉर्टीज, 28,500 टन बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। उन्होंने बड़े पैमाने पर वहां पर तबाही मचा दी, डिस्ट्रॉय किया गया मिलिट्री एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। पहली तरजीहात पर उन्होंने इराकी एयरफोर्स को निशाना बनाया एंड एंटी एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज। उस निशाने को पाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट टारगेट कमांड एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को बनाया। तीसरा टारगेट मिलिट्री टारगेट्स थे इराक और कुवैत में। इराक ने इस सारे के जवाब में जो रेस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल इनइफेक्टिव रहा। कोई बड़ा मौसर जवाब इराक देने में नाकाम रहा। इराक ने सिक्योर्ड मिसाइल्स इसराइल और सऊदी अरेबिया पर दागे। कोई 88 सिक्योर्ड मिसाइल्स इराक ने इसराइल और अरब पर इन 42 दिनों में दागे। सद्दाम हुसैन ने बड़ा दावा किया कि ये जंग मदर ऑफ ऑल बैटल्स साबित होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर डैमेज पर नजर रखें, सद्दाम हुसैन ने जो हमले इसराइल और अरब पे किए, 74 इसराइलीज उसका निशाना बने,
302 हाउसेस, 6142 अपार्टमेंट्स, 23 पब्लिक बिल्डिंग्स, 200 शॉप्स और 50 गाड़ियां सद्दाम के हमलों का निशाना बनी। इस लड़ाई को कंप्यूटर वार का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसमें एडवांस्ड वेपन्स इस्तेमाल किए गए, स्मार्ट बॉम्ब्स, क्लस्टर म्यूनिशंस, BLU-82, डेजी कटर्स, क्रूज मिसाइल्स, ये बहुत खतरनाक किस्म के हथियार उसमें इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल अमेरिका ने उसका मान लीजिए पूरी की पूरी हेजमनी का मुजाहिरा किया और जदीद तरीन हथियारों को इस्तेमाल करके उनकी नुमाइश भी एक तरफ से की गई। और इस सारे के सारे नज़ारे को एक वीडियो गेम वार का भी इसको नाम दिया जा रहा है क्योंकि इस सारे लड़ाई को एक वीडियो की हैसियत से अमेरिकन्स ने अपने बेडरूम्स में बड़े आराम और लुत्फ से देखा और नज़ारा किया, जबकि यहाँ इराक पर मिसाइल्स और बाकी हथियारों से हमला करके तबाही मचाई जा रही थी, इराकी फोर्सेस पर भी और उसमें सिविलियंस भी निशाना बने। एरियल वार का टारगेट हासिल करने के बाद फिर ग्राउंड कैंपेन शुरू की गई। इस ग्राउंड कैंपेन में इराक को कोई 3000 टैंक्स और 2000 कॉम्बैट व्हीकल्स का नुकसान का सामना करना पड़ा। फरवरी 24, 1991 कोएलिशन फोर्सेस ने कुवैती सरहद को पार किया। उन्होंने कुवैती सिटी की जानिब पेश कदमी की। इराकी फोर्सेस ने मज़ामत की लेकिन वो न होने के मुतरादिफ थी। इराकी फोर्सेस ने वहाँ पे सरेंडर किया और फरवरी 25, 1991 सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि वो अब कुवैत से वापस निकलने जा रहे हैं और प्रेसिडेंट बुश ने ये ऐलान किया कि अब कुवैत आज़ाद हो रहा है। फरवरी 26, 1991 इराकी फौजियों ने कुवैत से वापस निकलना शुरू किया लेकिन वहाँ पे एज पार्ट ऑफ स्कॉर्ज्ड अर्थ पॉलिसी इराकी फौजियों ने 737 तेल के कुओं को आग लगा दी और उनके इर्द गिर्द माइनस को लगा लिया गया ताकि आग बुझाने में दुश्वारियां पैदा हो सकें। फरवरी 26 और 27 की दरमियानी रात 1991 एक बहुत बड़ी कानवाई इराकी ट्रूप्स की और सिविलियंस की कुवैत से बाहर आ रही थी। इराक की जानिब जो मेन इराकी कुवैत हाईवे 80 उस पर वो इराकी जानिब जा रही थी। ये 6 लेन हाईवे है लेकिन उन पर बम बरसाए गए। इस शिद्दत के साथ कोएलिशन फोर्सेस ने उन पर हवाई हमला किया और बम बरसाए और इस शाहरा को इराक कुवैत हाईवे 80 को फिर हाईवे ऑफ डेथ का नाम दिया गया क्योंकि इस पर इन हमलों में हजारों की तादाद में फौजी मारे गए इराकी, कोई 2000 पकड़े गए, 1800 से लेकर कोई 2700 गाड़ियां बर्बाद कर दी गई। ये 60 किलोमीटर लॉन्ग जो हाईवे है ये एक मलबा के ढेर बिल्कुल नजर आ रही थी। आप सामने जो इमेज लगी हुई है आप उस पर देख सकते हैं कि किस अंदाज से वहां पे बर्बादियां मचा ली गई। लाशों का अंबार कैसे लगा हुआ है, बर्बाद की हुई गाड़ियों का मंजर आप देख सकते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सारा नज़ारा फरवरी 28, 1991 100 घंटा इस ग्राउंड कैंपेन का गुजर चुका था। प्रेसिडेंट बुश ने जंग बंदी का ऐलान किया और उसने ऐलान किया कुवैत हैज बीन लिबरेटेड। जापान, जर्मनी, सऊदी अरबिया और कुवैत ने इस जंग की खातिर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस की। जापान ने कोई $10 बिलियन, जर्मनी ने $6.6 बिलियन, सऊदी अरबिया और कुवैत ने $32 बिलियन कंट्रीब्यूट किए। इस जंग में टोटल खर्चा जो आ गया कोई $60 बिलियन और उस खर्चे से आमदन ज़्यादा आ गई। सीज फायर एग्रीमेंट पर दोनों जानिब से दस्तखत किया गया और इस तरह ये ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंचा। डियर स्टूडेंट्स,
اس موضوع کے حوالے سے ہم نے بہت اچھی انفارمیشن شیئر کی. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا عراق انویشن آپریشن عراقی فریڈم. ویٹ اینڈ واچ. السلام علیکم.